सोचो तुम दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा आर्मी ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव पर हो। तुम थककर चूर हो, तुम्हारी हड्डियां टूट रही हैं और तुम्हारे हाथों में जो बंदूक है उसमें गोलियां असली नहीं बल्कि नकली यानी ब्लैंक राउंड्स है, क्योंकि ये सिर्फ एक टेस्ट चल रहा है। पर तभी आसमान फाड़कर तुम्हारे ठीक सामने एक 20 फीट लंबा मौत का नंगा नाच करने वाला असली एलियन रोबोट आकर खड़ा हो जाए। तुम क्या करोगे? कहां भागोगे जब तुम्हारा दुश्मन इस दुनिया का है ही नहीं और तुम्हारे हथियार उस पर बेअसर है? कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के कांदाहार से। धूप और धूल के बीच एक मिलिट्री बेस पर दो सगे भाई एक ट्रक ठीक कर रहे हैं। छोटा भाई, जिसका नाम टॉमी है, वो थोड़ा लापरवाह किस्म का है और वो ट्रक के रेडिएटर को ठीक करने के लिए उसमें स्टॉप लीक नाम का एक केमिकल डाल रहा होता है। बड़ा भाई, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसे गुस्से में रोकता है और एक डीप साइंस का लेसन देता है। वो कहता है, तुझे 8th ग्रेड की फिजिक्स याद नहीं है? थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम, एनर्जी कभी बनाई या मिटाई नहीं जा सकती, उसे कहीं तो जाना होता है। जब तू इस ट्रक के वेंट्स को इस स्टॉप लीक से ब्लॉक करेगा तो अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पाएगी, अंदर प्रेशर बढ़ेगा और आखिर में रेडिएटर बुरी तरह ब्लास्ट हो जाएगा। दोनों भाइयों के बीच एक बहुत गहरा और इमोशनल बॉन्ड था। उनका एक ही सपना था, यूएस आर्मी के सबसे एलीट, सबसे खतरनाक यूनिट आर्मी रेंजर्स को एक साथ ज्वाइन करना। उन्होंने अपने हाथों पर एक जैसा मिलिट्री टैटू भी बनवाया था जिसमें लिखा था DFQ यानी डोंट फकिंग क्विट। चाहे जो हो जाए, मौत सामने हो, पर कभी हार मत मानना। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से वादा करता है कि वो दोनों एक साथ रेंजर्स बनेंगे, पर इससे पहले कि उनका ये सुनहरा सपना पूरा, अचानक उस मिलिट्री बेस पर एक भयानक आतंकी हमला, मोर्टार अटैक हो जाता है। आसमान से गोले बरसते हैं, हर तरफ धुआं, आग और तबाही मच जाती है। हमले में छोटा भाई बुरी तरह जख्मी हो जाता है। बड़ा भाई अपनी जान की परवाह किए बिना अपने खून से लथपथ भाई को 10 मील तक अपने कंधों पर उठाकर बेस की तरफ भागता है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेस से सिर्फ 100 गज दूर बड़ा भाई दर्द और थकान से बेहोश होकर गिर जाता है और उसका छोटा भाई वहीं दम तोड़ देता है। आर्मी उस बड़े भाई को उसकी इस भयानक बहादुरी के लिए सिल्वर स्टार मेडल से नवाजती है, पर उसके अंदर का इंसान हमेशा के लिए मर चुका था। वो रोता हुआ और दुख में डूबा हुआ कहता था, मैं कोई हीरो नहीं हूं। उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन के लिए मेडल दिया है। मैं अपने ही भाई को उस फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा पाया। पर उसने अपने भाई से एक वादा किया था। उसने अपना DFQ का वादा नहीं तोड़ा। अपने दुख को जहर की तरह पीकर वो आ पहुंचता है RASP में। ये दुनिया का सबसे मुश्किल और जानलेवा 8 हफ्तों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ आते ही सबसे पहले सोल्जर्स से उनके नाम, उनकी पहचान, उनके फोन्स और यहाँ तक कि उनकी दवाइयाँ भी छीन ली जाती हैं। इंस्ट्रक्टर्स उन्हें बताते हैं कि आज से तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम सिर्फ एक नंबर हो। हमारे मेन कैरेक्टर को एक नया नाम मिलता है, कैंडिडेट 81। इंस्ट्रक्टर्स उन्हें आगाह करते हैं कि रेंजर्स यूएस आर्मी का स्पीयर हेड है। हम हमेशा सबसे पहले ग्राउंड पर उतरते हैं। हमारे देश की किस्मत हमारे हाथों में होती है। अगले 8 हफ्तों तक इन सोल्जर्स को नर्क की आग में झोंक दिया जाता है। कीचड़ में रेंगना, भारी वजन उठाकर पहाड़ चढ़ना, ठंडे पानी में डूबना और बिना सोए लगातार फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से गुजरना। इंस्ट्रक्टर्स चिल्ला रहे थे, अगर क्विट करना है तो अभी कर दो, यहाँ कोई शर्म नहीं है। हर हफ्ते लोग इस दर्द को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से रोते हुए ट्रेनिंग छोड़ देते थे। कैंडिडेट 81 फिजिकल टास्क्स में तो सबसे आगे था, पर वो किसी से बात नहीं करता था। वो एक जिंदा लाश बन चुका था जो कभी टीम लीडर बनने से डरता था, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही खौफ बैठा था कि उसकी लीडरशिप या उसकी किसी गलती की वजह से किसी और साथी की जान न चली जाए। एक दिन सार्जेंट मेजर 81 को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो 81 की आंखों में घूर कर कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम सो नहीं रहे हो, तुम अपने साथियों से बात नहीं कर रहे हो, तुमने ग्रुप थेरेपी भी नहीं ली, तुम इस मिशन के काबिल नहीं हो। वो 81 को एक वॉलंटरी क्विट स्लिप देता है और कहता है, इसे साइन करो और अपने आप पर एहसान करो, तुम अपने हद पार कर चुके हो। पर 81 उस फॉर्म को फाड़ देता है और उसकी आंखों में आग होती है। वो कहता है, सार्जेंट मेजर, मुझे बस किसी भी कीमत पर उस फिनिश लाइन के पार जाना है। 8 हफ्ते के इस भयानक टॉर्चर के बाद आखिर में सैकड़ों में से सिर्फ मुट्ठी भर कैंडिडेट्स ही जिंदा या खड़े बचते हैं। इनमें शामिल थे हमारा हीरो 81, एक लाउड माउथ और हमेशा बोलने वाला प्राइवेट कैंडिडेट 15, एक उम्रदार और 4 बार इस टेस्ट में फेल हो चुका कैंडिडेट 7 और टैंक चलाने का तगड़ा एक्सपीरियंस रखने वाला कैंडिडेट 60। सार्जेंट मेजर उन्हें फील्ड में बुलाता है और उनके आखिरी और सबसे खतरनाक टेस्ट के बारे में बताता है, जिसका नाम था डेथ मार्च। डेथ मार्च के रूल सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। सार्जेंट मेजर बताता है, तुम्हें 24 घंटे के अंदर दुश्मन के इलाके यानी एक घने जंगल और पहाड़ी एरिया में जाना है। वहां तुम्हें क्रैश्ड क्लासिफाइड प्लेन को C4 एक्सप्लोजिव से ब्लास्ट करना है ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगे। एक POW को उनके आउटपोस्ट से बचाना है और ठीक 19 बजे तक फिनिश लाइन पर वापस आना है। पर इस मिशन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था।
उनकी राइफल्स में असली गोलियां नहीं बल्कि सिर्फ ब्लैंक राउंड्स थीं, जिससे कोई मर नहीं सकता। उन्हें सिर्फ मैप और कंपास के सहारे ये मिशन पूरा करना था। और सबसे बड़ा खतरा ये था कि ट्रेनिंग ऑफिसर्स, जिन्हें कार्डर कहा जाता था, जंगल में उन पर कहीं से भी एम्बुश यानी हमला कर सकते थे। सार्जेंट मेजर जानबूझकर 81 को उसके डर का सामना करवाने के लिए उसे इस आखिरी टीम का टीम लीडर बना देता है। पर दोस्तों, इन बचे खुचे फौजियों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इनके उस घने जंगल में उतरते ही दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक राज इनका इंतजार कर रहा था। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की आवाजें जंगल का सन्नाटा चीरती हैं। हेलीकॉप्टर्स इन सभी सोल्जर्स को एक सुनसान और डरावने जंगल में ड्रॉप कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। 81 अपनी टीम को लीड कर रहा था। पर इसी बीच बाहर की दुनिया में टीवी पर एक ऐसी न्यूज फ्लैश होती है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी थीं। नासा ने एक बड़ा एस्टेरॉयड उल्का पिंड डिटेक्ट किया था जो अर्थ के बहुत करीब से गुजरने वाला था। पर न्यूज एंकर बताती है कि वो एस्टेरॉयड अचानक स्पेस में ही हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है और धरती की तरफ भयानक स्पीड से गिरने लगा है। उधर जंगल में चलते हुए अचानक कैंडिडेट 81 की टीम के साथ अजीब और खौफनाक चीजें होने लगती हैं। उनके कंपास, दिशा बताने वाले यंत्र पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगते हैं और उनका रेडियो कम्युनिकेशन पूरी तरह डेड हो जाता है। टीम को लगता है कि ये जरूर उनकी ट्रेनिंग ऑफिसर्स कैडर की उन्हें डराने और रास्ता भटकाने की कोई चाल है। वो लोग किसी तरह आगे बढ़ते हैं और उन्हें अपने टारगेट पर एक पुराने जेट प्लेन का मलबा दिखता है। वो लोग अपने टास्क के हिसाब से उस मलबे पर C4 एक्सप्लोजिव्स लगाते हैं और पीछे हटकर एक बहुत बड़ा धमाका करते हैं। धमाका तो हो जाता है, पर अगले ही सेकंड आसमान से एक आफत उनके ठीक सामने आकर गिरती है। जमीन बुरी तरह कांपने लगती है, पहाड़ दरकने लगते हैं और बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। जब वहां से धुआं छड़ता है तो इन ट्रेन्ड सोल्जर्स की सांसें अटक जाती हैं और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने धुएं और आग के बीच एक भारी भरकम, हाईली एडवांस्ड और इनविंसिबल एलियन मशीन खड़ी थी। ये कोई आम मशीन नहीं थी, ये एक विशाल मेटल का दानव था जिसका डिजाइन दुनिया के किसी भी हथियार से अलग था। इस मशीन ने आसमान से गिरकर लिटरली एक पहाड़ चीर दिया था और अब ये आम सोल्जर्स को अपनी शैतानी आंखों से घूर रही थी। फौजियों को पहले तो लगता है कि शायद ये डार्पा यानी यूएस मिलिट्री रिसर्च की कोई नई टॉप सीक्रेट रोबोट टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग हो रही है और ये मशीन उन्हें सिर्फ डराने के लिए भेजी गई है। पर जब वो 20 फुट लंबी एलियन मशीन उन पर अंधाधुंध असली लेजर्स और ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग शुरू करती है तो उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती हैं। उनके पास जो राइफल्स थी उन्होंने उससे फायर किया, पर उसमें तो सिर्फ ब्लैंक राउंड्स थी, यानी कि नकली गोलियां जो उस विशाल एलियन आर्मर का एक बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। जंगल में अब मौत का सच्चा खेल शुरू हो जाता है। भगदड़ मच जाती है। मशीन उनको चुन चुन कर मारना शुरू करती है। कैंडिडेट 57 का सीना छलनी हो जाता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। कैंडिडेट 72 और रेडियो वाला 1111 भी उस एलियन वेपन की लपेट में आकर दर्दनाक मौत मारे जाते हैं। सबसे बुरी हालत होती है उम्रदार कैंडिडेट 7 की, जो उस भगदड़ में बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसकी टांग लगभग टूट चुकी थी। एलियन मशीन अब भी जिंदा बचे हुए लोगों का लगातार पीछा कर रही थी और किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। इन बचे हुए सोल्जर्स को अब पूरी तरह से समझ आ जाता है कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनके सामने मौत खड़ी है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो सब के सब यहीं इस अनजान जंगल में कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। और यहीं पर कैंडिडेट 81 के अंदर का DFQ वाला जानवर जाग उठता है। 81 अपने अंदर के उस लीडर को बाहर निकालता है जिसे उसने अपने भाई की मौत के बाद दबा दिया था। बाकी टीम वाले डर कर कहते हैं कि जख्मी कैंडिडेट 7 को यहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं, वरना हमारी रफ्तार धीमी हो जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। पर 81 इसके लिए साफ मना कर देता है। वो आंखों में आग लिए कहता है, हम रेंजर्स हैं, हम अपने किसी भी भाई को पीछे मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। वो जख्मी 7 को उठाते हैं और आगे भागते हैं, पर भागते भागते उनके रास्ते में एक भयानक उबलती हुई तेजी से बहती नदी रैपिड्स आती है। पीछे मौत बनकर एलियन मशीन और आगे गहरा तेजी से बहता हुआ पानी। 81 अपनी जान की परवाह किए बिना एक लंबा रस्सा अपने कमर से बांधता है और उस खतरनाक नदी में कूद जाता है ताकि वो दूसरी तरफ जाकर बाकी लोगों के लिए एक जिप लाइन बना सके। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो डूबने लगता है, पत्थरों से टकराता है, उसकी सांसें टूटने लगती हैं, पर वो हार नहीं मानता। अपनी पूरी ताकत और जिद लगाकर वो उस पार पहुंचता है और जिप लाइन सेट करता है। उसके बाद वो अपने जख्मी साथी कैंडिडेट 7 और बाकी बची हुई टीम को उस उबलती नदी के पार खींच लेता है। वहां आगे चलकर उन्हें 60 भी मिल जाता है, जो पहले ही नदी में बह गया था। पर खतरा अभी टला नहीं था, मौत अभी भी उनके पीछे थी। वो लोग थककर चूर हो चुके थे और भागते भागते एक पुराने अबैंडन्ड आउटपोस्ट यानी विलेज पर पहुंचते हैं। वहां का नजारा और भी डरावना था। उन्हें वहां अपने उन्हीं कैडर यानी ट्रेनिंग ऑफिसर्स की लाशें मिलती हैं जो इन पर नजर रखने आए थे। उन्हें वहां एक पुरानी ASV यानी आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल मिलती है जिसके जरिए वो बचकर निकल सकते थे। वो लोग मैकेनिक्स लगाकर जैसे तैसे उस बंद पड़ी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लेते हैं।
लेकिन तभी जमीन फिर से बुरी तरह कांपने लगती है और पहाड़ को तोड़ती हुई वो विशाल एलियन मशीन वहां भी पहुंच जाती है। उन्हें लगता है कि अब उनका अंत तय है। वो लोग गाड़ी भगाते हैं और एलियन मशीन तेज रफ्तार से उनका पीछा करती है। मशीन उनकी गाड़ी के मोटे आर्मर को फाड़ने लगती है। इनके ब्लैंक राउंड से उस इनविंसिबल मशीन पर एक खरोच तक नहीं आ रही थी। तभी 81 के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे अपना वो पुराना वक्त और अपने भाई को सिखाया हुआ थर्मोडायनामिक्स का साइंस लेसन याद आता है। वो ध्यान से गाड़ी के पीछे उस एलियन को देखता है और उसे समझ आता है कि ये एलियन मशीन चाहे किसी दूसरे ग्रह यानी प्लैनेट से ही क्यों ना आई हो, इसके अंदर भी भयानक हीट बनती है और उस हीट को बाहर निकालने के लिए इसमें भी वेंटिंग पोर्ट्स यानी एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। 81 अपने दोस्तों से चिल्लाकर कहता है, जैसा कि मेरे भाई ने कहा था, थर्मोडायनामिक्स मदरफकर। 81 अपनी जान पर खेलकर चलती हुई ASV से बाहर निकलता है। वो अपनी पूरी स्पीड से उस एलियन मशीन के करीब जाता है और खतरे के बिल्कुल मुंह में घुसकर उस एलियन मशीन के वेंट्स में गाड़ी से निकाला हुआ स्टॉप लीक लिक्विड और एक बड़ा सा पत्थर यानी रॉक पूरी ताकत से फंसा देता है। जैसे ही उस मशीन के वेंट्स ब्लॉक होते हैं, उसके अंदर की भयानक हीट और एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती। अंदर का प्रेशर लिमिट से बाहर जाने लगता है। एलियन मशीन का सिस्टम बुरी तरह चौक हो जाता है और आखिर में एक बहुत बड़े आसमान फाड़ देने वाले ब्लास्ट के साथ वो इनविंसिबल एलियन मशीन वहीं पर धुआं होकर तबाह हो जाती है। अगली सुबह की पहली किरण के साथ आसमान में आर्मी के असली ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंचते हैं और इन बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करते हैं। हॉस्पिटल में जब 81 को होश आता है तो उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो उसके रोंगटे खड़े कर देती है। टीवी पर न्यूज आ रही थी कि वो एस्ट्रॉयड कोई आम पत्थर नहीं था, उसमें से ऐसी हजारों एलियन मशीनें पूरी दुनिया में गिरी थी। पूरी दुनिया की आर्मी, फाइटर जेट्स और टैंक्स उन इनविंसिबल मशीन से लड़ने में नाकाम हो रहे थे क्योंकि उन मशीन्स को खत्म करने का तरीका दुनिया में किसी को नहीं पता था। लेकिन सिर्फ 81 की टीम ही ऐसी थी जिसने बिना किसी हैवी वेपन या मिसाइल्स के सिर्फ अपने दिमाग और सर्वाइवल स्किल से एक एलियन मशीन को ढेर कर दिया था। सार्जेंट मेजर और टॉप मिलिट्री ब्रास उसके पास भागे हुए आते हैं और हैरानी से पूछते हैं, तुमने बिना हथियारों के उस आफत को कैसे मारा? 81 मुस्कुराते हुए उन्हें उस वेंटिंग पोर्ट की वीकनेस और थर्मोडायनामिक्स का लॉजिक बताता है। उसकी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो उसे अपने मरे हुए भाई से मिली थी, आज दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जान बचाने वाली थी और इंसानी फौज को एलियंस के खिलाफ एक बहुत बड़ा एडवांटेज देने वाली थी। सार्जेंट मेजर गर्व से 81 की आंखों में देखता है और कहता है, तुम एक सच्चे हीरो हो और तुम्हारा भाई आज तुम पर बहुत फख्र करेगा। वेलकम टू द रेजिमेंट। और वो उसके हाथ में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत, रेंजर स्क्रोल, दे देता है। फिल्म के आखिरी और सबसे एपिक सीन में हम देखते हैं कि 81 जो अब एक पक्का और निडर US आर्मी रेंजर बन चुका था, वो अपने भाई की याद में अपनी बची हुई टीम के सामने एक जोशीला और आग लगा देने वाला भाषण देता है। हम रेंजर्स हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते और हम चाहे मौत के सामने खड़े हों, हम कभी हार नहीं मानते। इसके बाद वो अपनी पूरी अली बटालियन और आसमान में उड़ते हुए F-35 फाइटर जेट्स के साथ उन एलियंस का हमेशा के लिए खात्मा करने के लिए एक ग्लोबल वॉर में निकल पड़ते हैं।